नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 में आपका स्वागत करता हूं। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर उनकी हेडलाइन पर। हरिद्वार में आधा दर्जन बदमाशों ने हथियार के दम पर लूटा ज्वेलरी शोरूम। करोड़ों की डकैती का मामला, सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों को तलाश रही पुलिस। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। पड़ोसी राज्यों से विचार विमर्श कर लिया जाएगा फैसला। चारधाम यात्रा पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली कोविड से बचाव की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक। तीसरी लहर के लिए तैयारी पूरी करने के निर्देश। बोले, वैक्सीन को लेकर जल्द ही केंद्र से करेंगे अनुरोध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। बोले, जल्द शुरू होगा दूसरे चरण का कार्य। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों की भी की समीक्षा। ऊर्जा मंत्री की फ्री बिजली की घोषणा पर हरीश रावत का तंज। बोले, सिर्फ कहीं चुनावी घोषणा न बनकर रह जाए फ्री बिजली। 100 की जगह 200 यूनिट फ्री बिजली दे सरकार। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरी की। आज की टॉप स्टोरी में बात हरिद्वार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कि पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं और ये भी दिखा दिया है कि क्राइम अब कितना आम होता जा रहा है और चोरी की घटनाएं अब कितनी आम होती जा रही हैं। तो हरिद्वार से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हरिद्वार के एक ज्वेलरी शोरूम में कुछ बदमाशों ने हथियारों के दम पर करोड़ों की डकैती को अंजाम दे डाला। जो ज्वेलरी शोरूम है, उसका जो स्टाफ है, वहां के जो लोग हैं, उनको बंधक बनाकर, उनको हथियार दिखाकर, डरा धमकाकर दिन दहाड़े 2 करोड़ से भी ऊपर की डकैती को यहां पर अंजाम दिया गया। करोड़ों के आभूषण, ज्वेलरी और कैश, लाखों का कैश, ये सब बदमाश वहां से ले उड़े। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई और अब फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश करने की कोशिश कर रही है, चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इसके बाद गुस्साई जो सर्राफा व्यापारी हैं, उन्होंने भी अपना विरोध प्रदर्शन जताया। उन्होंने भी अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा किया जाए। दरअसल हुआ क्या, वो हम आपको बताते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के शंकर आश्रम के पास एक मोरा तारा नाम से एक आभूषणों का शोरूम है और ये आभूषणों का शोरूम ज्वालापुर निवासी निपुण गुप्ता का है। यहां पर बृहस्पतिवार के दिन करीब 3:30 बजे दो बदमाश ग्राहक बनकर के आते हैं और उसके बाद वो काउंटर पर बैठ करके ज्वेलरी देखने लगते हैं। तुरंत इसके बाद 3 अन्य लोग भी शोरूम में घुस आते हैं। गार्ड इनको कस्टमर समझ करके अंदर आने देते हैं। बताया जा रहा है कि बड़े ही फिल्म स्टाइल में ये लोग अंदर आए। पहले सैनिटाइजर मांगा और सैनिटाइजर मांगने के बाद, सैनिटाइजर लेने के बाद, उसके बाद इन्होंने जो गार्ड होता है उसकी कनपट्टी पर तमंचा तान दिया और उसके बाद बंदूक के दम पर अन्य बदमाशों ने भी सभी लोगों को, स्टाफ को वहां पर बंदी बना दिया। तो जब ये सभी के सभी डकैत अंदर घुस गए तो इन्होंने तमंचे के बल पर, जो इनके पास हथियार थे उसके दम पर, जो स्टाफ की वहां पर लड़कियां थी, स्टाफ के लड़के थे, मैनेजर थे, इन सभी लोगों को बंधक बना दिया। बड़ी फिल्म स्टाइल में इनके हाथ पैर बांधे गए। कुछ को किचन में बंद किया गया, कुछ को दूसरी जगह बंद कर दिया गया और सभी को बंद करने के बाद हथियार के दम पर इन्होंने पूरी ज्वेलरी शॉप को लूट लिया। करोड़ों के आभूषण बताए जा रहे हैं कि लूट लिए गए और लाखों का कैश भी जो वहां पर रखा गया था ज्वेलरी शोरूम में, वो भी लूट लिया गया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब हरिद्वार के जो व्यापारी हैं उनमें खासा आक्रोश, गुस्सा देखने को मिल रहा है। सवाल लोग उठा रहे हैं कि किस तरह की कानून व्यवस्था है कि चोर डकैत, इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि दिन दहाड़े चोरी की घटना को ये अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज इसकी जो है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज, इन्हीं फुटेज के आधार पर अब बदमाशों की धरपकड़ का अभियान शुरू किया जा रहा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ बयान सामने आए हैं इस पूरे मामले में। 2:45 और 3 बजे के बीच में जो है, जो शंकर आश्रम का चौक के पास जो स्थित एक ज्वेलर का शॉप में जो है एक लूट क्या है, डकैती का हुआ है। इसमें अभी जो है घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। अभी सब चीज़ हम देख रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसको खुलासा करें। कितने लोग? 5 या 6 लोग इन्वॉल्व है। क्या कुछ फुटेज में कैद हुए हैं इस तरह की घटना करते? नहीं, अभी सारे चीज़ को हम जांच कर रहे हैं, अभी पूछताछ कर रहे हैं। बाकी चीज़ों को हम जो है अभी विश्लेषण कर रहे हैं। मेरे को फ़ोन पर सूचना मिली कि मोरा तारा ज्वेलर्स जो शंकर आश्रम पर है, यहाँ पर बहुत बड़ी डकैती हुई है और जैसे ही सूचना मिली मैं तुरंत यहाँ पर पहुँचने की कोशिश की है। मैं लगभग 3:30 बजे करीब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि जो लोग लूट के लिए आए थे यहाँ पर, उन्होंने मास्क पहने हुए थे और जो जवान बिल्कुल थे, लगभग
25 से 30 साल की उम्र के लड़के थे। उसमें जो दुकान के जो मालिक ने बताया है, अभी ये बताया कि 6 लोग अंदर घुसे हैं शोरूम के अंदर, और बाकी जो उनके साथी थे वो शोरूम से बाहर रहे हैं। और उन्होंने आकर के गन पॉइंट पे इनको लेकर के पूरा शोरूम, इनको बंधक बना करके पूरा शोरूम लूट लिया है। कुछ भी नहीं छोड़ा है, इनको बिल्कुल कंगाल करके चले गए हैं। तो आपने सुना, लेकिन बहरहाल पुलिस का कहना यह है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जिन भी डकैतों ने, जिन भी बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उनको जल्द ही पकड़ा जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई और कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड में लगातार सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हालांकि अभी तक सरकार ने और शासन ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रखी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कांवड़ यात्रा को अनुमति दे दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान भी कर दिया कि हम कांवड़ यात्रा शुरू करेंगे, जिससे पूरी तरह से मुश्किलें, अब दबाव अब उत्तराखंड सरकार पर है और मुश्किलें भी उत्तराखंड सरकार की बढ़ी हुई हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ, शासन के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में काफ़ी देर तक मंथन किया गया कि क्या कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड में अनुमति दी जाएगी, हरी झंडी दी जाएगी, शुरू किया जाएगा या फिर नहीं। हालांकि शुरू किया जाएगा ये अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया जाएगा कि क्या उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को शुरू करना है या नहीं। क्योंकि हाईकोर्ट इस पर पहले ही ये कह चुका है कि जिस तरह की अव्यवस्थाएं कुंभ में देखने को मिली थी, ठीक इसी तरह की अव्यवस्थाएं कांवड़ यात्रा में न देखने को मिले, चारधाम यात्रा में न देखने को मिले। तो चारधाम यात्रा पर तो फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी, लेकिन कांवड़ यात्रा को सरकार ने ही इससे पहले फिलहाल इस पर रोक लगा रखी है। अब देखना यह है कि कांवड़ यात्रा पर क्या रोक हटती है, और अगर हटती है तो फिर क्या वो गाइडलाइंस रहेंगी, क्या वो नई एडवाइजरी रहेगी जिसके हिसाब से कांवड़ यात्रा को शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जब से ये ऐलान उन्होंने किया कि वहां पर कांवड़ यात्रा को वो होने देंगे, तो उसके बाद उत्तराखंड सरकार पर भी इसका दबाव लगातार बनता जा रहा है। वजह यही है कि मुख्यमंत्री को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय एक बैठक करनी पड़ी, और उस बैठक के बाद ये कहा गया कि पड़ोसी राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ये तय किया जाएगा कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को क्या शुरू किया जाएगा, क्या उसकी अनुमति दी जाएगी या नहीं। बहरहाल इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना से बचाव के संबंध में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इनकी एक समीक्षा बैठक की। सचिवालय में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री को व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर है, उस तीसरी लहर को देखते हुए जुलाई तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा कर लिया जाए, पूरी तरह से तीसरी लहर के लिए तैयार रहा जाए, ताकि अगर तीसरी लहर आती है तो सरकार को और जो सिस्टम है उसको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जितने भी उत्तराखंड में सभी जिला अस्पताल हैं, सीएचसी हैं, पीएचसीएन में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और बच्चों के लिए अलग से वार्ड इन सभी जगहों पर बनाए जाएं। इसके अलावा जुलाई के अंत तक ये तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। पीएम केयर फंड के तहत और सीएसआर के तहत जो भी उपलब्ध करवाए गए उपकरण हैं उनका रखरखाव भी सही तरीके से हो, उन पर भी ध्यान दिया जाए। ये भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त टीकाकरण और टेस्टिंग है, जिस पर कि हमें लगातार फोकस करना है। टेस्टिंग कम नहीं करनी है और टीकाकरण को भी चलाते रहना है। लेकिन दूसरी तरफ दिक्कत सामने ये आ रही है कि टीकाकरण अभियान पूरी तरह से उत्तराखंड में इस वक्त प्रभावित चल रहा है। कई जगहों पर टीकाकरण के जो केंद्र है वो बंद हो चुके हैं, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। खासतौर पर कोविशील्ड वैक्सीन कई जगहों पर खत्म हो चुकी है। लिहाजा इस बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो व्यवस्थाएं वैक्सीनेशन को लेकर हैं, क्योंकि वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है, तो उस कमी को लेकर वो केंद्र से जल्द ही अनुरोध करेंगे और शीघ्र कोशिश ये करेंगे कि केंद्र से उत्तराखंड को वैक्सीन की नई खेप मिल सके, ताकि जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो अपनी जगह पर चलता रह सके। ये व्यवस्थाएं जल्द से जल्द प्रदेश में करवाई जाएं, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने इस बैठक में निर्देश दिए हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर ये महत्वपूर्ण एक बैठक ली गई मुख्यमंत्री की तरफ से। संभावित तीसरी लहर की तैयारियां इस महीने पूरी कर ली जाएं। वैक्सीनेशन का जो अभियान है और जो टेस्टिंग का काम है वो लगातार चलता रहे, और जो उपकरण आए हैं, चाहे वो किसी ने डोनेट किए हैं, केंद्र से आए हैं, पीएम केयर फंड से आए हैं, सीएसआर फंड से आए हैं, उन उपकरणों का रखरखाव भी सही तरीके से हो, ये निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो कोविड की तीसरी लहर को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी समीक्षा बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम के जो पुनर्निर्माण है उनकी समीक्षा बैठक भी ली। मुख्यमंत्री को केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माणों से अवगत करवाया गया, बताया गया कि वहां पर किस तरह के काम हुए हैं, किस तरह के काम चल रहे हैं और किस तरह के काम होने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के जो पुनर्निर्माण कार्य हैं और बद्रीनाथ धाम का जो मास्टर प्लान है इसकी समीक्षा की।
केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण के कार्यों के लिए 170 करोड़ की जो राशि है ये पर्यटन विभाग के पास इस वक्त उपलब्ध है। वहीं बद्रीनाथ धाम को स्पिरिचुअल हिल स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए जो मास्टर प्लान है उसके अनुसार कार्यों की डीपीआर तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री जल्द ही केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे वहां पर जाकर के, और सचिवालय में मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे इन निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की समीक्षा ली। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, वहां पर रिवर फ्रंट और इस तरह के कामों की डीपीआर को जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के जो काम है उनके लिए अलग से डिवीजन बनाने के वहां पर निर्देश दिए हैं। और जो पर्यटन सचिव हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को तमाम जानकारियां दी हैं कि किस तरह के काम वहां पर हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे चरण के जो निर्माण कार्य है वो जल्द से जल्द वहां पर शुरू कर लिए जाएंगे। उसके लिए पैसे की व्यवस्था की जा रही है और खुद मुख्यमंत्री भी जल्द ही हो सकता है कि वहां पर जाकर के केदारनाथ में जाकर के वहां पर जो स्थलीय निरीक्षण है वो इन निर्माण कार्यों का करें। तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान और केदारनाथ पुनर्निर्माण का सीएम ने इसकी समीक्षा ली है और तेजी लाने के निर्देश इस पूरे मामले में दिए गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं विपक्ष की भी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार के ऊपर और ऊर्जा मंत्री के ऊपर तंज भी कसा है और उन्हें जवाब भी दिया है। दरअसल इससे पहले ऊर्जा मंत्री बने प्रदेश के नए हरक सिंह रावत, डॉक्टर हरक सिंह रावत ने घोषणा की कि प्रदेश में 100 यूनिट तक बिजली प्रदेशवासियों को हम मुफ्त देने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए प्रस्ताव जल्द से जल्द कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा और 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक की बिजली जो है उसका 50% बिल होगा। ये खबर हम आपको कल भी बता चुके हैं। अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के हरीश रावत ने बीजेपी को ये कहा है कि कहीं जो ये घोषणा ऊर्जा मंत्री के द्वारा की गई है, कहीं ये घोषणा ऊर्जा मंत्री की घोषणा कहीं चुनावी घोषणा तक ही सीमित न रहे। तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को जो फ्री बिजली देने की घोषणा है ये कहीं चुनावी घोषणा तक सीमित न रहे। उनका कहना यह भी कि डबल इंजन की सरकार इसे तत्काल लागू करे, क्योंकि सरकार के पास 2 इंजन है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको अगर तत्काल लागू नहीं किया जाता तो कब तक ये कैबिनेट की बैठक में आएगी, कब तक इस पर विचार बनेगा और कहीं ये इस बीच सिर्फ चुनावी न बनकर रह जाए। ये सोशल मीडिया के जरिए हरीश रावत ने पोस्ट किया और ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की बहादुर सरकार यदि चाहे तो 100 यूनिट क्यों 200 यूनिट फ्री बिजली दे सकती है अगर डबल इंजन की सरकार चाहे। ये भी तंज हरीश रावत ने कसा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं ऊर्जा मंत्री के द्वारा कि 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, 200 यूनिट बिजली तक हम 50% बिल माफ करेंगे, तो उससे पहले सरकार कम से कम 24 घंटे में अधिक से अधिक समय तक, अधिक से अधिक घंटों तक प्रदेश की जनता को बिजली देने का काम कर दे, वही बहुत होगा। क्योंकि अघोषित बिजली की कटौती काफ़ी ज़्यादा होती है, बिजली कई जगहों पर 7-7, 8-8 घंटे तक नहीं आती है। तो हरीश रावत ने यहाँ पर यह भी तंज कसा है कि सरकार पहले ये कोशिश करे कि 24 घंटे लोगों को बिजली दी जाए और अगर 100 यूनिट बिजली फ्री करनी है तो इसे तत्काल करे, कहीं ये चुनावी घोषणा सरकार की ना बन जाए। और डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे तो इसे 200 यूनिट फ्री भी कर सकती है। तो ये तंज भी कसा है हरीश रावत ने और एक तरीके से इस पर प्रतिक्रिया भी अपनी दी है। ये थी देखिए टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।